नमस्कार। आज हम भारत के दो बहुत ही खास राष्ट्रीय प्रतीकों पर बात करने वाले हैं। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। हम सब इन्हें जानते हैं, सुनते हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल आता है कि भाई इनमें ठीक ठीक अंतर क्या है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल आता है। कई लोगों को लगता है कि शायद ये एक ही जैसे हैं या इनमें बस नाम का फर्क है। सही कहा। तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख के कुछ हिस्सों से ली है जिसका शीर्षक है नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग डिफरेंसेस। ये लेख इन्हीं अंतरों को साफ करने की कोशिश करता है। अच्छा। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस चर्चा का मकसद है कि हम इन दोनों महान गीतों के पीछे का इतिहास, उनको बनाने वाले कौन थे, उनका मतलब क्या है, संविधान में उनकी क्या जगह है और वो इस्तेमाल कैसे होते हैं, इन सब बारीकियों को समझें। बिल्कुल। सिर्फ जानना नहीं बल्कि उनके महत्व को महसूस करना भी जरूरी है। हाँ, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और देखिए, शुरू में ही एक मजेदार बात है। क्या आपको पता है कि इन दोनों को गाने का जो समय है वो अलग-अलग है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। और एक के लिए तो बाकायदा नियम है, सख्त नियम, जबकि दूसरे के लिए वैसे नियम नहीं है और संविधान में भी उनकी जगह एक जैसी नहीं है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है ना? बिल्कुल, यहीं से गुत्थी खुलनी शुरू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके रचनाकारों की। राष्ट्रगान जनगण मन, ये तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है, जी। नोबेल पुरस्कार विजेता। हाँ, गुरुदेव टैगोर। जी। और दूसरी तरफ राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। करेक्ट। दोनों ही मतलब अपने समय के बहुत बड़े नाम थे। बिल्कुल। अच्छा, और ये पहली बार कब गाए गए, इसमें भी फर्क है शायद? हाँ, इसमें भी फर्क है और ये जानना भी दिलचस्प है। देखिए, जन गण मन जो है वो पहली बार गाया गया था साल 1911 में। 1911? हाँ, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता, मतलब अब कोलकाता, अधिवेशन था उसमें। अच्छा, कांग्रेस के अधिवेशन में? जी। और वंदे मातरम वो इससे भी पहले गाया गया था। ओह, इससे भी पहले? हाँ, वो साल 1896 में, वो भी कांग्रेस के ही अधिवेशन में। तो देखा जाए तो सार्वजनिक मंच पर वंदे मातरम की आवाज पहले आई। वाह, ये तो काफी पहले की बात है, 1896। हाँ, तो ये जानना भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। कि इनकी यात्रा कैसे शुरू हुई। अच्छा, अब इनके स्रोत की बात करते हैं। मतलब ये आए कहाँ से? क्या ये दोनों बस ऐसे ही गीत लिखे गए थे? नहीं, यहां भी एक बड़ा अंतर है। जनगण मन जो है वो मूल रूप से एक स्वतंत्र कविता या कह लें कि एक गीत के तौर पर ही रचा गया था। अच्छा, एक स्वतंत्र रचना। हाँ, जिसे बाद में फिर राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। हाँ। लेकिन वंदे मातरम की कहानी थोड़ी अलग है। वो कैसे? वंदे मातरम असल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, आनंद मठ। हाँ हाँ, सुना है। ये गीत उसी उपन्यास का एक हिस्सा है और वो उपन्यास खुद अंग्रेजों के खिलाफ जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर है। तो इस गीत का जन्म ही एक तरह से विद्रोह और राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़ा है। अरे वाह, मतलब एक स्वतंत्र गीत है और दूसरा एक उपन्यास का, वो भी क्रांतिकारी उपन्यास का हिस्सा। ये तो बहुत अहम बात है। जी हाँ। भाषा के बारे में क्या दोनों एक ही भाषा में है? स्रोत बताते हैं कि मूल रूप से दोनों ही संस्कृतनिष्ठ बंगला में लिखे गए थे। संस्कृतनिष्ठ बंगला? हाँ, उस जमाने में इस भाषा का एक खास साहित्यिक और सांस्कृतिक वजन था जो शायद इनकी गरिमा और अपील बढ़ाने में मददगार रहा होगा। सही है। चलिए, अब जरा इनके मतलब और इनकी भावनाओं पर आते हैं। क्या संदेश एक जैसा है दोनों का? नहीं, यहां भी काफी फर्क है। आप जनगण मन को ध्यान से सुने तो उसमें भारत की विशालता है ना, उसके प्रांत, नदियां, पहाड़ और सबसे बढ़कर उसकी विविधता में एकता, इसका जिक्र है। हाँ, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। बिल्कुल। और एक तरह से भारत के भाग्य विधाता, ईश्वर कह लें या नियति, उसके प्रति आभार और स्तुति का भाव है। इसमें शांति, समृद्धि, राष्ट्रीय एकता, इसका आवाहन ज्यादा है। हाँ, एक शांति और गौरव का भाव महसूस होता है। और वंदे मातरम का भाव एकदम सीधा और तीव्र है। ये सीधे सीधे मातृभूमि यानी भारत माता की वंदना है। माँ, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। वंदे मातरम। हाँ, इसमें उनके सुजलाम सुफलाम रूप का, उनकी शक्ति, उनके सौंदर्य का बड़ा ही भावनात्मक वर्णन है। इसमें भक्ति है, समर्पण है और मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग देने का जज्बा है। शायद इसीलिए, जैसा आपने कहा, ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बना। बिल्कुल।
स्रोत भी यही बताते हैं कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वो स्वतंत्रता संग्राम का नारा बन गया, रणघोष बन गया। हाँ। हजारों लाखों लोग यही नारा लगाते हुए सड़कों पर उतरे, लाठियां खाईं, जेल गए। इसकी जो भावनात्मक शक्ति थी वो गजब की थी। उसने पूरे देश को जोड़ा। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि दोनों के भावनात्मक अपील कितनी अलग है। अच्छा, अब एक और व्यवहारिक चीज पर आते हैं, इनको गाने का समय और नियम। आपने शुरू में कहा था कि इसमें भी फर्क है। हाँ, और ये फर्क काफी साफ है। राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन, इसके लिए भारत सरकार ने नियम तय किए हैं। इसका जो पूरा संस्करण है वो ठीक 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। 52 सेकंड, बिल्कुल ठीक 52, न कम न ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल 52 सेकंड। इतनी सटीकता क्यों? मतलब क्या स्रोत कुछ बताते हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं कि समय इतना फिक्स है? स्रोत सीधे तौर पर कारण तो नहीं बताते, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, राष्ट्रगान एक औपचारिक प्रतीक है ना? तो शायद ये सटीकता, ये एकरूपता राष्ट्र के अनुशासन, उसके सम्मान, उसके संगठित रूप को दिखाने के लिए जरूरी समझी गई। अच्छा। कि जब भी जहां भी राष्ट्रगान बजे, वो एक ही लय, एक ही गति और एक ही समय में हो। ये राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है एक तरह से। ये हो सकता है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए? राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम के पहले 2 पद गाने की बात होती है, और इनकी जो अनुमानित अवधि है वो करीब 1 मिनट 9 सेकंड, मतलब 69 सेकंड मानी जाती है। 9 सेकंड। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसको गाने के लिए कोई आधिकारिक तौर पर तय संगीत रचना या लय या गति अनिवार्य नहीं है। अच्छा, यानी इसे अलग-अलग तरीकों से गाया जा सकता है। बिल्कुल, आपने भी सुना होगा वंदे मातरम की कितनी अलग-अलग धुनें हैं, अलग-अलग शैलियों में इसे गाया जाता है। इसमें वो भावनात्मक अभिव्यक्ति की ज्यादा छूट है। हाँ, ये बात तो है। और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि ये गीत जनता के दिलों से ज्यादा जुड़ा रहा, एक आंदोलन की आवाज रहा, जबकि राष्ट्रगान का स्वरूप ज्यादा औपचारिक, ज्यादा राजकीय है। तो एक तरफ नियमों की पाबंदी है, दूसरी तरफ भावनात्मक आजादी। ये अंतर तो वाकई बहुत बड़ा है। अच्छा, अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, इनकी संवैधानिक स्थिति। क्या दोनों को संविधान में बराबर का दर्जा मिला है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहाँ साफ अंतर है। देखिए, राष्ट्रगान जन गण मन को भारत की संविधान सभा ने बाकायदा एक प्रस्ताव पास करके 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950, गणतंत्र बनने से ठीक 2 दिन पहले। बिल्कुल सही, उस दिन इसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ये एक सोचा समझा औपचारिक संवैधानिक फैसला था। ठीक है। और हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज। जी, उसमें साफ लिखा है कि हर नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यहाँ राष्ट्रगान शब्द साफ तौर पर लिखा है। अच्छा, तो राष्ट्रगान का आदर करना एक संवैधानिक कर्तव्य है। बिल्कुल। और राष्ट्रगीत के बारे में क्या? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी बेशक राष्ट्रगान जितना ही सम्मान हासिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी संविधान सभा में कहा था कि भाई, वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है और इसे भी जंगन मन के बराबर ही सम्मान दिया जाएगा। स्रोत भी यही बताते हैं कि इसे नेशनल सॉन्ग का दर्जा मिला है, और इसके पहले 2 पदों को तो 1947 में ही मान्यता मिल गई थी। लेकिन वो जो खास राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम वाला संवैधानिक दर्जा है ना, जिसका जिक्र अनुच्छेद 51A में है, वो इसे प्राप्त नहीं है। तो मतलब सम्मान बराबर है, लेकिन संवैधानिक औपचारिकता और वो जो कर्तव्य वाली बात है, उसमें फर्क है। हाँ, बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। राष्ट्रगान देश का सर्वोच्च औपचारिक गीत है, जिसका इस्तेमाल खास राजकीय संवैधानिक मौकों पर अनिवार्य रूप से होता है। राष्ट्रगीत हमारी राष्ट्रीय चेतना, हमारे इतिहास का एक बेहद अहम प्रतीक है, जिसका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है, पर उसकी संवैधानिक स्थिति राष्ट्रगान से अलग है। ये एक छोटा लेकिन अहम अंतर है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी था। अब ये बताइए कि हम इन्हें कब और कहाँ सुनते हैं या गाते हैं? क्या इनके इस्तेमाल में भी कोई पैटर्न है? हाँ, इनके इस्तेमाल में भी फर्क दिखता है, जो इनकी अलग अलग भूमिकाओं को ही दिखाता है। राष्ट्रगान, जैसा मैंने कहा, वो ज्यादा औपचारिक, ज्यादा सरकारी मौकों पर गाया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस की परेड हो गई, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते समय।
राष्ट्रपति या राज्यपाल के भाषणों से पहले या बाद में, स्कूलों में सुबह की असेंबली में, या फिर कोई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हो जहां भारत हिस्सा ले रहा हो। हाँ, बिल्कुल। ये भारत राष्ट्र की संप्रभुता, उसके औपचारिक गौरव का प्रतीक है। ठीक है। और वंदे मातरम? वंदे मातरम भी राष्ट्रीय पर्वों पर गाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप ज्यादातर देखेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, देशभक्ति से जुड़े सम्मेलनों में, कभी-कभी राजनीतिक रैलियों में, या ऐसे आयोजनों में जहां वो राष्ट्रीय भावना, वो मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वतंत्रता संग्राम की याद, उसे जगाना या जाहिर करना मुख्य मकसद होता है। अच्छा। ये ज्यादा लोकप्रिय तरीके से देशभक्ति जताने का माध्यम बनता है, ऐसा कह सकते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से राष्ट्रगान राज्य यानी स्टेट का गान है और राष्ट्रगीत राष्ट्र यानी नेशन की भावना का गीत है? हाँ, ये कहने का एक अच्छा तरीका है। हालांकि दोनों ही राष्ट्र से जुड़े हैं, जाहिर है। स्रोत भी कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं कि जनगण मन राष्ट्रीय एकता और गौरव का औपचारिक संवैधानिक प्रतीक है, जबकि वंदे मातरम मातृभक्ति, हमारी संस्कृति और वो जो स्वतंत्रता संग्राम की भावना थी, उसका प्रतीक है। दोनों का अपना अपना स्थान है, अपना महत्व है। ये तथ्य उनकी प्रतिभा को और इस गीत से उनके जुड़ाव को दिखाता है। मूल बंगला तो था ही, साथ में हिंदी संस्करण भी उन्होंने ही तैयार किया जो आज हम गाते हैं। और वंदे मातरम के नारे वाली बात तो हमने की ही कि वो कैसे आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया। जी, उसका असर तो जबरदस्त था। एक और बहुत जरूरी बात जो स्रोत में थी वो ये कि दोनों ही गीतों में किसी खास धर्म या पंथ का जिक्र नहीं है। हाँ, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये भारत की जो सर्वधर्म संभाव की भावना है उसको दिखाता है। ये गीत किसी एक समुदाय के नहीं, पूरे राष्ट्र के हैं। ये दिखाता है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक कितने समावेशी हैं। सही कहा। और हाँ, वो बातें फिर से याद दिला दूं, राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड की समय सीमा और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम के केवल पहले 2 पदों की मान्यता, ये व्यावहारिक चीजें भी ध्यान रखने वाली हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? हमने देखा कि जन गण मन, जो गुरुदेव टैगोर ने लिखा, वो भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान है। इसे 1950 में संवैधानिक मान्यता मिली। ये भारत की एकता, विविधता और उसके औपचारिक गौरव का प्रतीक है, और इसे गाने के सख्त नियम हैं, जैसे वो 52 सेकंड्स वाली बात। इसका आदर करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। और दूसरी तरफ है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में रचा था। इसे भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा हासिल है। ये 1896 में पहली बार गाया गया और स्वतंत्रता संग्राम की जान बन गया। ये मातृभूमि के लिए गहरी भक्ति और राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है। इसे गाने के नियम उतने सख्त नहीं है और इसे राष्ट्रगान जैसा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है, पर सम्मान बराबर का है। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी गहरी चर्चा भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर। उम्मीद है कि इस बातचीत से इन दोनों अहम राष्ट्रीय प्रतीकों के बीच का जो अंतर है, उनका इतिहास है, उनका महत्व है, वो और साफ हुआ होगा। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हमने इन दोनों गीतों की अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक स्थिति और भावनात्मक अपील को समझा। क्या ऐसा हो सकता है कि आज भी लोग इन दोनों गीतों से अलग अलग तरह से जुड़ते हों? क्या इनके प्रति हमारी जो व्यक्तिगत या सामूहिक प्रतिक्रिया है, उसमें कोई अंतर होता है? सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो ये बदलते हुए भारत में हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारी भावनाओं के बारे में क्या बताता है? क्या ये जानना कि एक गीत एक स्वतंत्र कविता है और दूसरा एक विद्रोह जगाने वाले उपन्यास का हिस्सा है, ये आज हमारे लिए उनके मायने बदलता है? इन सवालों पर सोचना शायद हमें अपनी राष्ट्रीयता की समझ को और गहरा करने में मदद करेगा।